नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। करीब 4 सालों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध थमने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। एक तरफ जहां यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है, तो वहीं ज़ेलेंस्की भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है और अब रूस यूक्रेन का युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। यूक्रेन के खिलाफ रूस लगातार आक्रामक हो रहा है और अब रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के कई शहरों को विध्वंसक हमलों से ध्वस्त किया है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई लोगों की जान गई है, तो वहीं रूस के प्रचंड प्रहार के बाद यूक्रेन ने भी रूस पर जोरदार पलटवार किया। यूक्रेन ने दर्जनों ड्रोन से रूस पर हमला बोला। रूस ने एक के बाद एक हवाई हमले किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। तो वहीं ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की गुहार लगाई है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ रूसी हमले से ट्रंप भी गुस्से में है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि वो इस हालात में खुश नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। पुतिन और ज़ेलेंस्की की जिद के चलते ये जंग दिन ब दिन और खतरनाक होता जा रहा है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बरकरार नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि जो दिल्ली रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो लगातार बढ़ता हुआ और ऐसा लग नहीं रहा कि ये युद्ध फिलहाल खत्म होगा, क्योंकि आप देखिए कि जो पुतिन हैं उनकी तरफ से जो हमले हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और अब ज़ेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो प्रतिबंध हैं वो लगाए जाएं। हालांकि ये प्रतिबंध कितने लग पाएंगे, हालांकि देखिए कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप की जो नाराज़गी है वो भी सामने आ रही है। हालांकि जब बातचीत हुई थी पुतिन की और ट्रंप की तो ऐसा लग रहा था शायद ये युद्ध रुक जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया और फिलहाल ये युद्ध जो है वो चल रहा है। और जिस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही है कि ये युद्ध फिलहाल चलता रहेगा। और रूस यूक्रेन युद्ध को अगर आप समझे तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को अगर आप समझे तो आप ऐसे समझिए कि किस तरीके से डोनेस्क में रूसी सैनिकों का जो एक्शन है वो काफ़ी बड़ा नजर आ रहा है। इसके अलावा 15 यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। 22 मिलिट्री पोस्ट पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए सभी पोस्ट छोड़कर यूक्रेनी सैनिक भाग गए हैं। जी हाँ, लड़ नहीं पा रहे, भाग चुके हैं यूक्रेनी सैनिक। रूस की ओक्स रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला भी सामने आया है। जी हाँ, ये वो रिफाइनरी है जहाँ से काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। हमले में रिफाइनरी की 2 यूनिट जो है पूरी तरह से तबाह कर दी गई है और यही रणनीति जो यूक्रेन की तरफ से अपनाई जा रही है। आपको बता दें यूक्रेन ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जा रहा है और लगातार आपको बताएं कि उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां से मदद जो है वो मिल रही है। कीव से लेकर डोनेस्क तक जो ड्रोन से स्ट्राइक है वो किया जा रहा है। रूस ने पावर स्टेशन को भी तबाह कर दिया है। डोनेस्क में रूसी सैनिकों का जो एक्शन है वो काफी बड़ा नजर आया है। डोनेस्क वो जगह है जहां पर काफी कुछ डिपेंड करता है और इसी के जरिए अगर आप समझिए कि यूक्रेन के शहरों पर रूस का जो प्रहार है वो नजर आ रहा है। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार नजर आ रहा है। यूक्रेन के शहरों पर जो रूस के अटैक हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जी हाँ, यूक्रेन पर रूस के जो हमले हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुके हैं अब और ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं। ये हमले लगातार बढ़ रहे थे और कई इलाकों में जो ड्रोन अटैक है वो हो रहा है और अगर ड्रोन अटैक हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये हमला किस कदर लगातार आगे बढ़ रहा है। निप्रो में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल गिराए गए हैं, जबकि पहले कहा गया था रिहायशी इलाकों को दूर रखेंगे। रूस के कुर्स्क में जो हमला है वो हुआ है। एक साथ दर्जनों ड्रोन से कुर्स्क पर अटैक किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर भी जो अटैक है वो लगातार किया जा रहा है। तो यूक्रेन भी बैठ नहीं रहा, उसकी तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार नजर आ रहा है। दोनों ही देश देखिए कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि नुकसान दोनों का ही है। अब ज्यादा नुकसान निश्चित तौर पर यूक्रेन का हो रहा है, क्योंकि ये पूरी जंग अगर आप देखें तो यूक्रेन नाटो देशों की मदद से लड़ रहा है और जो अमेरिका है उसकी मदद से लड़ रहा है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हिमांशी सिंह बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव जी भी विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। हिमांशी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से, ये जो रूस यूक्रेन जंग है, देखिए रूस लगातार हमले कर रहा है, यूक्रेन भी रुक नहीं रहा। ऊपर से यूक्रेन अब ये उम्मीद कर रहा है कि जो बाकी के देश है, मतलब खास करके नाटो और अमेरिका, उसकी और ज्यादा मदद करे। ये मदद कितनी मिल पाएगी यूक्रेन को? अब देखिए, मदद के लिए तो अमेरिका तैयार खड़ा है। जिस तरीके से परमाणु तनाव इन दोनों देशों के बीच में बढ़ा है, उसके बाद अमेरिका ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि हम आपको कुछ और सामग्री देंगे और जर्मनी और बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं। ब्रिटेन को भी रशिया अपना दुश्मन मान रहा है इन्हीं सब चीजों को लेके। और इस समय जिस तरह के हमले हो रहे हैं देखिए लगातार, उसमें एक तरफ देखा जाए तो यूक्रेन अंदर तक जाकर रशिया पर स्ट्रैटेजिक अटैक
करने में सफल हो रहा है। अगर उनकी रिफाइनरीज को अटैक किया जा रहा है, अभी देखिए समय है सर्दी का, और इन दोनों देशों की नीतियां रहेंगी कि इनका विंटर वॉरफेयर जो है उसकी स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किया जाए। डोनेस्क जो है रूस के लिए एक गेटवे टू ईस्टर्न यूक्रेन है, तो कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि वहां तक पहुंच जाए। अब जिस हिसाब से रूस ने डोनेस्क पे हमला किया है उससे है कि एट्रिएशन वॉरफेयर यानी कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की तरफ ये ज्यादा बढ़ रहे हैं। वो कोशिश करेंगे कि सप्लाई चेन को काट दिया जाए। जिस तरह की घेराबंदी वो कर रहे हैं, बहुत सारे सैनिकों के साथ वो गांव दर गांव घेराबंदी करके यूक्रेन की सप्लाई चेन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी तरफ से वहां पर रीइंफोर्समेंट आ ही ना पाए। तो और जब यूक्रेन कोई छोटी सी भी हिमाकत करता है तो रशिया की तरफ से प्रचंड प्रहार होता है। तो कहीं ना कहीं ये देखने की जरूरत है कि अब ये बातचीत पर शायद पहुंच पाए, क्योंकि उसके बिना इस समय यूक्रेन जो है वो बहुत भयावह स्थिति में है। उसका 40% देश जा चुका है, तबाह हो चुका है। रशिया पीछे हटेगा नहीं, लेकिन रशिया के लिए उन सबको भी होल्ड कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जहां रशिया को सपोर्ट मिलेगा लोकल, वहां तक तो रशिया होल्ड कर पाएगा। उसके अलावा बाकी जो लाइंस हैं उनको होल्ड कर पाना रशिया के लिए भी मुश्किल होगा। तो ये युद्ध जो है दोनों के लिए इस समय विन विन नहीं है। दोनों ही कंट्रीज बहुत ज्यादा नुकसान झेल रही हैं, चाहे पीछे से नाटो और अमेरिका कितनी भी हवा भरता रहे, लेकिन अगर उसमें किसी का नुकसान हो रहा है तो वो यूक्रेन की जनता है, जिनके पास बिजली का संकट खड़ा हो गया है। स्पेशली जब विंटर का टाइम है, जब उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उनका जो भी बिजनेस था वो भी ठप पड़ा हुआ है। तो यूक्रेन इज इन अ वेरी वेरी टाइट पोजीशन। हालांकि उनको सामग्री दी जा रही है, युद्ध का सामान दिया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन इस समय बहुत ज्यादा भयानक स्थिति से गुजर रहा है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल। और संजीव जी देखिए, कहीं ना कहीं ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरह की सिचुएशन फिलहाल नजर आ रही है और जो यूक्रेन चाह रहा है वो कितना मुश्किल है। अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर आप इस पूरे जंग में देखें तो यूक्रेन भी रुक नहीं रहा, जबकि देखिए लगातार तमाम रिपोर्ट्स ये कह रही है कि पूरा देश एक तरह से तबाह हो गया है। उसके बावजूद भी जो कहते हैं कि अपने वजूद की जंग लड़ने के लिए यूक्रेन पूरी तरह से लड़ रहा है, लेकिन रूस भी पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे मुलाकात उसकी ट्रंप से ही क्यों ना हो गई हो, पुतिन की, लेकिन ये जंग चल रही है और धीरे धीरे ये जंग और ज्यादा भयावह स्थिति में नजर आ रही है। देखिए खुशबू जी, एक बात तो जैसा कि आपने कहा कि यूक्रेन जो है अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए उसने एक बहुत ही संकल्पबद्ध लड़ाई लड़ी है। यूक्रेन के सैनिकों ने अपनी बड़ी संख्या में शहादतें दी हैं और आज भी यूक्रेन ये लड़ाई लड़ रहा है। भले से ही नेटो और अमेरिका यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके बंदूकें चला रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो सैनिक तो वहाँ हैं और सैनिक अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस है उसको वो लगातार दे रहे हैं। लेकिन अगर रशिया यूक्रेन के युद्ध की प्रकृति की बात करें, जैसा कि मैं आपके शोज में मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये जो युद्ध है ये इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से महाशक्तियों के बीच में ही लड़ा जा रहा है। और एक तरफ जहां रशिया है, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो है। रशिया ने यूक्रेन पर जो हमला फरवरी 2022 में किया था वो नेटो के एक्सपेंशन को आधार बनाते हुए किया था, और जिसको कि नेटो ने अपने लिए चैलेंज के तौर पर लिया। और नेटो ने यूक्रेन को सारी सैनिक और आर्थिक मदद देना डे 1 से शुरू किया। और ये जो लड़ाई है, जाहिर है कि अप्रत्यक्ष, जैसा मैंने कहा, इनडायरेक्ट तरीके से महाशक्तियां ही लड़ रही हैं। और चूंकि ये महाशक्तियां डायरेक्ट लड़ नहीं सकती, क्योंकि जिस दिन डायरेक्ट लड़ेंगी वो न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा और ये तृतीय विश्व युद्ध में बदल सकता है। इसलिए डायरेक्ट तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से ये जो महाशक्तियां हैं लगातार लड़ रही हैं। और ये जो रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध है उसमें यूक्रेन का जो इस्तेमाल है वो एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, आगे भी हम बातचीत करेंगे। इसी बीच एक अहम जानकारी आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरबीसी यूक्रेन न्यूज के हवाले से खबर है, पोक्रोवस्क की जंग को लेकर ये अहम जानकारी आ रही है। 15 दिसंबर तक कब्जा होगा, ये बात कहा जा रहा है। पोक्रोवस्क में मजबूत स्थिति में है रूस की सेना। तो कहीं ना कहीं अब देखिए लगातार जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, और अब जो एक और स्थिति है यहाँ पर नजर आ रही है।
संजीव जी, जो बात आप कह रहे थे वो तो पूरी कीजिए। इसके अलावा ये भी बताइए कि ये जो इलाका है जिस पर कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर तक रूस का कब्जा हो जाएगा, रूस काफी मजबूत स्थिति में, ये कितनी महत्वपूर्ण जगह है ये? देखिए, ये जो युद्ध है ये जैसा कि मैं कह रहा था कि यूरोपियन थिएटर में महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। ये एक वॉर ऑफ डोमिनेंस है और जो कि महाशक्तियां लड़ रही हैं, और इस युद्ध का कोई आउटकम हार या जीत के रूप में निकलना नहीं है। अगर ये युद्ध रशिया यूक्रेन के बीच का होता तो यूक्रेन 15 दिनों से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता और उसको घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ता। लेकिन चूंकि उसमें महाशक्तियां लड़ाई लड़ रही हैं और महाशक्तियां इस पूरे रशिया यूक्रेन युद्ध में जाहिर है कि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और नेटो पूरा सपोर्ट यूक्रेन को दे रहे हैं, तो ऐसे में ये युद्ध लगातार अभी चलता ही रहेगा। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवश्य इस बात की जो कोशिश की थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा अलग हट करके कि वो इस युद्ध को शांत कराना चाहते हैं, और उसके लिए लगातार प्रयास भी करते रहे, चाहे वो जेलेंस्की से बात करना हो या राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का में बात करना हो। सारी जो कवायदें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है और ये महत्वाकांक्षाओं की भी लड़ाई है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जाहिर है कि बेहद महत्वाकांक्षी हैं। उनका लक्ष्य पूरे यूक्रेन पर जो है कब्जा करने का था, और उनका जो अल्टीमेट जो गोल है वो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने का। और ऐसे में अमेरिका और नेटो की हेजेमोनी को चैलेंज करने के लिए उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था। तो ये पूरा जो युद्ध है, मेरा ऐसा मानना है कि ये लगातार अभी आने वाले समय में भी जारी रहेगा। रशिया जरूर उसको गेन्स हो रहे हैं। रशिया बड़े क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर रखा है, 5 प्रोविंसेस पर पहले ही उसने कब्जा कर रखा है, और अन्य जगहों पर भी जैसा कि अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि रशिया को भी हैवी लॉसेस हुए हैं, और रशिया के 100,000 से भी ज्यादा के सोल्जर्स ने अपनी शहादतें दी हैं। देखिए, शहादत तो शहादत होती है, कोई भी चाहे वो रशिया का सोल्जर हो, यूक्रेन का सोल्जर हो, उन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के आदेशों के अनुसार अपनी शहादतें दी है। वो बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो पूरी तरीके से अगर रशिया की भी अगर स्थिति को देखें तो वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। रशिया को आज ईरान के ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रिक्रूट करना पड़ रहा है। हमारे अपने देश के कई जो युवा हैं उनको भी रशिया ने उनको बरगला करके अपने सेना में शामिल कर लिया, जिनको एक एक करके अब छुड़ाया जा रहा है। हमारी विदेश मंत्रालय इंटरवेंशन करके हमारे अपने लोगों को वहां से वापस निकाल रहे हैं, क्योंकि रशिया को जो मैन पावर की, जो उनके मिलिट्री पर्सनल्स की काफी कमी है, और डिफेंस इक्विपमेंट्स की भी कमी रशिया को दिखाई देती है। जैसे कि मैंने कहा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल वो करने के लिए ईरान से उन्होंने बड़ी संख्या में ड्रोन्स लिए हैं। नॉर्थ कोरिया भी बड़े जो है इक्विपमेंट भेज रहा है। नॉर्थ कोरिया ने तो अपने सैनिकों को भी भेजा है। तो ये रशिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और रशिया भी अगर ये उसके अंदर ये सेंस है कि वो जीत जाएगा तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। अमेरिका शांति की बात जरूर कर रहा है, लेकिन अमेरिका ऐसा कोई भी डील रशिया के साथ नहीं कर सकता कि जिसमें कि रशिया के अंदर ये सेंस आए कि उसकी विजय हुई है और नेटो और अमेरिका की पराजय हुई है। देखिए, इसमें एक विन विन फार्मूले की तलाश करनी होगी। ठीक है, यदि युद्ध को शांत करना है तो एक विन विन फार्मूले। जी, अपने दर्शकों को दे दे और वापस आते हैं आपके पास। यूक्रेन के क्रास्नोडार में रूस का हमला हुआ है। मिसाइल हमले से दहला पूरा इलाके में तेज झटके महसूस किए गए हैं। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। तो आप देखिए कि जो इलाके हैं वो चुन चुन कर हमले हो रहे हैं, और यहाँ पर जो मिसाइल हमला हुआ है उससे पूरी तरह से दहला है यूक्रेन एक बार फिर से। अच्छा हिमांशु जी, देखिए हम लगातार बता भी रहे थे अपने दर्शकों को कि किस तरह से डेवलपमेंट इस पूरे युद्ध में हो रही है। रूस को देखिए तो हर उस इलाके को खत्म करने की कोशिश है जहां से सबसे पहली बात तो रिसोर्सेस मिलते हो, जहां से यूक्रेन युद्ध लड़ने की जो स्थिति में ही ना रहे। कोशिश और कवायद तो रूस की यही है। वो तो अमेरिका और नाटो जैसे देश है, जैसा कि संजीव जी भी कह रहे थे, अगर रूस चाहता तो ये युद्ध 15 दिन में खत्म हो जाता। लेकिन ये युद्ध अगर लगभग 4 साल से चल रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़े कारण ही वही हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल खुशबू जी, जो मेरे को पैनलिस्ट कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीवास्तव जी। देखिए, ये जो युद्ध है ये रणनीतिक असंतुलन, और क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय विस्तार है। देखिए, ये सिर्फ 2 देश नहीं लड़ रहे हैं, इनके पीछे जो बाकी और शक्तियां खड़ी हुई हैं
वो इनको लड़ने पे मजबूर कर रही है। यूक्रेन की इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो इतने समय तक लड़ पाए। और कहीं ना कहीं पुतिन भी पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है। जिस तरह की उन्होंने मिसाइलें अभी लगाई हैं और एयर अटैक्स के वो प्लान कर रहे हैं, जिस तरह की वो वार्निंग देना चाह रहे हैं, वो एक लंबा जो गेम खेल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को इसमें जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, रशिया के पास में काफी ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो छोटे हैं और उनका इस्तेमाल करके वो चाहे तो कुछ शहरों में एक लिमिटेड अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो अभी भी संयम क्यों बरत रहे हैं? क्योंकि वो यूक्रेनी जनता को कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम अभी भी आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना कि यूक्रेन की जो जनता है उसको अपनी तरफ मिलाना चाह रहे हैं और जनता भी कहीं ना कहीं अब इस युद्ध से त्रस्त हो गई है। तो इसमें वो बहुत लंबा गेम खेल रहे हैं और जिस तरीके से रूसी सेना अपनी आर्टिलरी, हवाई ड्रोन स्ट्राइक का उपयोग करके यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहरों को तबाह कर रही है, उनके रेल नेटवर्क्स को, अभी तो कह रहे हैं कि मॉल्स को भी ये निशाना बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो अंदर तक अपनी पैठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका वर्चस्व युद्ध में अभी भी बहुत हाई है। और जिस तरह से ऊर्जा के क्षेत्रों को जो टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को फ्रीज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आगे जो है रसद की दिक्कत आएगी, सैनिकों के आवागमन की दिक्कत आएगी और इस तरह की सप्लाई लाइंस को रशिया काट रहा है बार बार। तो मुझे लगता है कि अमेरिका बाहर से भले ही देख के तालियां बजाता रहे, सीटियां बजाता रहे, फूंक भरता रहे, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान सबसे ज्यादा यूक्रेन का हो रहा है। यूक्रेन पूरे अमेरिका, पूरे अपने जो भी अच्छे खनिज हैं या अपने जो भी बाकी उनके पास संसाधन है, उनको ऑलरेडी अमेरिका को गिरवी रख चुका है। तो यूक्रेन तो कैसे भी विन विन की स्थिति में आ ही नहीं रहा है। अमेरिका का तो ये एक तरीका है कि वो बहुत सारे देशों में इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है और यूक्रेन को भी वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, उसके संसाधनों को कंट्रोल कर रहा है। तो अमेरिका तो अपना फायदा देख रहा है, उसकी रणनीति किसी भी तरीके से इस समय पूरी तरह शांति लाने की नहीं है। ओवर टू यू। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं संजीव जी, अब जो ये वक्त है, समय है, अब देखिए बातचीत की टेबल पर तो आने से रहे, जो स्थिति फिलहाल नजर आ रही है और जिस तरह से फिलहाल ये जंग चल रही है, अब आने वाले समय में क्या अमेरिका की तरफ से ये जो मदद है और ज्यादा तेज होगी संजीव जी, ऐसा माना जाए? देखिए, मदद तो जारी रखनी होगी। अमेरिका इस युद्ध में जो हार का जो है कि कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि रशिया के अंदर इस तरीके का सेंस नहीं आ सकता कि उसने ये युद्ध जीत लिया है, और वहीं अमेरिका के अंदर भी ऐसा सेंस रशिया नहीं आने देगा कि उसने ये युद्ध जीत लिया है। और ये युद्ध अगर इसी तरीके का एक एडामेंट बिहेवियर महाशक्तियां दिखाती रही कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं होंगी, कोई कॉम्प्रोमाइज फार्मूले के लिए तैयार नहीं होंगी, तो ये युद्ध अभी भी लंबा चलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इस युद्ध को यदि शांत कराना है तो दोनों ही पक्षों को अपने जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उससे हटना होगा। नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है, और यही बात भारत डे वन से कह रहा है। हमने इस युद्ध में जाहिर है कि अगर किसी का साथ दिया है तो शांति का साथ दिया है, तो हमने किसी का साथ दिया है तो संवाद का साथ दिया है। भारत डे वन से ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशंस और डायलॉग के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। बैटल ग्राउंड पे ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और क्योंकि महाशक्तियां लड़ रही हैं, इसीलिए इस युद्ध का कोई समाधान बैटल ग्राउंड पे नहीं निकलना है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम है कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, वो भी बहुत रिलेवेंट है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी वॉर एंडलेस तो नहीं हो सकता, इनको शांत तो करना ही होगा, कहीं ना कहीं तो रुकना ही होगा, लेकिन अब देखना है कि वो दिन कब आता है कि जब ये युद्ध में कहीं सीज फायर। ठीक है, लगातार रहेगी नजर इस पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर